टर्की और ईरान दोस्ती या दुश्मनी। आज हम बात करेंगे टर्की और ईरान के कॉम्प्लेक्स रिश्तों के बारे में। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी करते हैं और रीजनल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखने को मिलते हैं। Imagine these two neighbors living next door for centuries. They share a fence, maybe borrow some sugar once in a while, but deep down there's this tension. That's Turkey and Iran. They've got history, trade, and religion all tangled up in a geopolitical knot that's tougher to untie than my headphones after a flight. So buckle up, because we're diving deep into this fascinating relationship from their ancient rivalry to their modern-day power struggles. टर्की और ईरान को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं एम्पायर्स, डायनेस्टीज, द ऑटोमन एम्पायर वर्सेस द सफाविड एम्पायर की। यह बिल्कुल पुराने जमाने के गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा था, लेकिन कम ड्रैगन्स और बहुत ज्यादा कारपेट्स के साथ। सदियों से जमीन, संसाधनों और सीधे सीधे ब्रैगिंग राइट्स के लिए होड़ ने उनके रिश्ते को आकार दिया है। और धर्म को न भूलें, ईरान एक प्रेडोमिनेंटली शिया मुस्लिम देश और टर्की अपनी सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ इस अंडरलाइंग रिलीजियस टेंशन को रखते हैं। यह उस अजीब पारिवारिक खाने की तरह है जहां हर कोई साथ आने का दिखावा करता है, लेकिन आप टेंशन को चाकू से काट सकते हैं। या एक सिमिटार, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। Fast forward to today, and the rivalry continues. Both countries are vying for influence in West Asia and the Middle East. It's a game of regional chess, with each country making strategic moves to secure its position. Turkey, with its strong military and NATO membership, projects power and seeks to be a major player in the region. Iran, on the other hand, uses its soft power, its cultural influence, and its network of alliances to counter Turkey's reach. From Syria to Iraq, their interests clash. They back different sides in proxy wars, compete for energy resources, and try to outmaneuver each other on the diplomatic stage. But here's the thing about rivalries. They're not always about outright hostility. Sometimes it's about respect, albeit a grudging one. It's about knowing your opponent so well that you can anticipate their moves and counter them. And that's what makes the Turkey-Iran relationship so intriguing. ओके, तो हमने एस्टैब्लिश्ड किया है कि टर्की और ईरान के पास कुछ गंभीर हिस्टोरिकल बैगेज है, लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है, वे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। हाँ, आपने सही सुना। राजनीतिक तनाव के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रहा है। ईरान टर्की के लिए एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति करता है। सोचो, तेल और गैस, वो चीजें जो बत्तियां जलाती हैं और कारों को चलाती हैं। टर्की अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा का भूखा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरानी आयात पर निर्भर करता है। और यह सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वे दूसरे बहुत सारे सामानों का व्यापार करते हैं, कपड़ा से लेकर खाद्य उत्पादों तक। ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक आकर्षक गतिशीलता बनाता है, जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ मौजूद है। Imagine this, two CEOs locked in a boardroom battle for market share, but then they go out for a friendly game of golf on the weekend. That's kind of like Turkey and Iran. They drive a hard bargain at the negotiating table, but they also understand that economic ties benefit both sides. यह economic relationship राजनीतिक तनावों के खिलाफ एक तरह के बफर का काम करता है। यह उन्हें एक निश्चित स्तर की व्यावहारिकता बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, तब भी जब जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर चीजें गर्म हो जाती हैं। बट लेट्स बी रियल, यह इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। उदाहरण के लिए, ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यापार को जटिल बनाते हैं और अनिश्चितता पैदा करते हैं। बाधाओं के बावजूद तुर्की और ईरान के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी पैसा राजनीतिक मतभेदों से भी ऊपर होता है। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, नेटो की। टर्की इस वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का सदस्य होने के नाते जब ईरान की बात आती है तो खुद को एक डेलिकेट पोजीशन में पाता है। नेटो का अगर सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इतिहास रहा है। प्रतिबंधों से लेकर सैन्य तैनाती तक ये रिश्ता अगर कहें तो फ्रॉस्टी रहा है। और टर्की एक अच्छा नेटो सदस्य होने के नाते
क्षेत्र में अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के साथ अपने गठबंधन दायित्वों को संतुलित करना पड़ता है। इट्स लाइक ट्राइंग टू राइड टू हॉर्सेस गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक तरफ तुर्की अपने पड़ोसी और व्यापारिक भागीदार ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, दूसरी ओर उसे नेटो के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और तेहरान के साथ बहुत अधिक घनिष्ठता के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहना होगा। This balancing act requires some serious diplomatic maneuvering. Turkey tries to play the role of mediator, trying to bridge the gap between the West and Iran. Remember the Iran nuclear deal? Turkey played a key role in those negotiations, trying to find a peaceful resolution to the standoff. It's a tightrope walk for sure, but Turkey tries to leverage its unique position to its advantage. लेकिन यह balancing act हमेशा आसान नहीं होता है। अमेरिका, तुर्की का नेटो सहयोगी, अक्सर अंकारा पर ईरान पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव बनाता है। ये तुर्की को एक दुविधा में डालता है, जो अपने हितों और अपने सहयोगियों की उम्मीदों के बीच फंस गया है। It's a classic geopolitical dilemma, and there are no easy answers. Turkey has to weigh its options carefully, calculating the risks and rewards of every move. चैप्टर 4 मध्य पूर्वी राजनीति की इस कैओटिक दुनिया में टर्की खुद को इस क्षेत्र के स्विट्जरलैंड की तरह बनाने की कोशिश करता है। द न्यूट्रल मीडिएटर, द वॉइस ऑफ रीजन। वे शांति वार्ता की मेजबानी करते हैं, संवादों को सुगम बनाते हैं और आमतौर पर डिप्लोमेटिक पीस मेकर बनने की कोशिश करते हैं। इट्स अ टफ गिग, लाइक ट्राइंग टू रेफरी अ गेम बिटवीन योर टू मोस्ट कम्पिटिटिव फ्रेंड्स। लेकिन टर्की इस भूमिका को अपनी स्थिरता और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए अपनी आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उदाहरण के लिए सीरिया को ही लें। संघर्ष पर तुर्की और ईरान के बहुत अलग अलग विचार हैं। फिर भी उन्होंने शांति वार्ता में भाग लिया है, एक राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। या अफगानिस्तान को देखें। अमेरिका के हटने के बाद तुर्की और ईरान दोनों ने खुद को देश को स्थिर करने और मानवीय संकट को रोकने में साझा हित पाया। अब क्या तुर्की की मध्यस्थता हमेशा सफल होती है? मान लीजिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा मिला जुला है, बट हे, यू गॉट टू गिव देम क्रेडिट फॉर ट्राइंग। बात यह है कि तुर्की के मीडिएशन अटेम्प्ट सिर्फ अल्ट्रुइज्म के बारे में नहीं है। यह उनके लिए अपने प्रभाव को प्रोजेक्ट करने और क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने का एक तरीका है। मध्यस्थ की भूमिका निभाकर तुर्की उस कमरे में पहुंच जाता है जहां यह होता है, बातचीत को प्रभावित करता है और अपने हितों को आगे बढ़ाता है। इट्स अ डेलिकेट डांस और टर्की हमेशा स्टेप सही नहीं कर पाता है। लेकिन मध्य पूर्व जैसे अस्थिर क्षेत्र में संवाद का कोई भी प्रयास, पुल बनाने का कोई भी प्रयास सही दिशा में एक कदम है। चैप्टर 5। हालांकि टर्की और ईरान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में हाथ मिला सकते हैं और सहयोग की बात कर सकते हैं, जमीनी हकीकत अक्सर कहीं अधिक जटिल होती है। प्रॉक्सी युद्धों की दुनिया में प्रवेश करें, जहां ये दो क्षेत्रीय शक्तियां क्षेत्रीय संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन करती हैं, अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं और अपने संबंधों को और जटिल बनाती हैं। कल्पना कीजिए कि एक खेल के मैदान में दो बच्चे हैं, प्रत्येक के अपने दोस्तों का समूह है जो मंकी बार पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं। संक्षेप में यही प्रॉक्सी युद्ध हैं। सीरिया एक प्रमुख उदाहरण है। ईरान असद शासन का समर्थन करता है, जबकि तुर्की असद का विरोध करने वाले कुछ विद्रोही समूहों का समर्थन करता है, जिससे सीरियाई गृह युद्ध और बढ़ गया है। फिर इराक है, जहां ईरान का शिया मिलिशिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जबकि तुर्की के कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इन प्रतिस्पर्धी हितों के कारण तनाव और यहां तक कि सैन्य संघर्ष भी हुए हैं। यह आम नागरिक हैं जो गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। इन क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों के कारण उनके जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनके घर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जबकि तुर्की और ईरान सहयोग और कूटनीति के बारे में बात कर सकते हैं, जमीनी हकीकत एक अलग कहानी बयां करती है। चैप्टर 6 तो तुर्की और ईरान यहां से कहां जाते हैं? क्या ये दो क्षेत्रीय महाशक्तियां अपने ऐतिहासिक बोझ, अपने भू राजनीतिक मतभेदों और अपनी प्रॉक्सी लड़ाइयों को दूर करके अधिक स्थिर और सहकारी संबंध बना सकती हैं? संक्षिप्त उत्तर है, यह जटिल है। यह कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े, अधिक परिणामी पैमाने पर। निश्चित रूप से ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें अलग कर रही हैं। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, वैचारिक मतभेद और नेटो की हमेशा मौजूद छाया सभी घनिष्ठ संबंधों में बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन सहयोग के लिए मजबूत प्रोत्साहन भी है। आर्थिक संबंध गहरे हैं,
और दोनों देशों का आतंकवाद का मुकाबला करने, क्षेत्र को स्थिर करने और पानी की कमी और शरणार्थी प्रवाह जैसे मुद्दों को संबोधित करने में साझा हित है। तुर्की ईरानी संबंधों का भविष्य इन प्रतिस्पर्धी ताकतों को प्रबंधित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। क्या वे लगातार एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने के आग्रह का विरोध कर सकते हैं, इसके बजाय संवाद और समझौता का विकल्प चुन सकते हैं? इन सवालों के जवाब न केवल तुर्की और ईरान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरा प्रभाव डालेंगे। अधिक सहकारी संबंध, अधिक स्थिरता और समृद्धि के युग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिद्वंद्विता और अविश्वास का बोलबाला रहा तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, केवल समय ही बताएगा। आउटरो। तो ये थी टर्की और ईरान के कॉम्प्लेक्स रिश्तों की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या टर्की और ईरान अपने डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।